Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will start the new chapter of grade 12, that is P block elements. Students, P block elements को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको रिवाइज करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी हम ग्रेड 11 में लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। अगर हमें स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन शॉर्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैरेक्टर आपका काम में आने वाला है वो है एटॉमिक साइज। मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज। स्टूडेंट्स, हमें लर्न करना है कि पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। And other properties like ionization energy, electron gain enthalpy, electron negativity and non-metallic character, all these properties will increase. Is that clear? जो atomic size के साथ होगा उससे just reverse properties जो होंगी वो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे। यानी अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस हमें यही लर्न करना है। अब जो स्टूडेंट्स पीरियड में होगा उसका जस्ट रिवर्स किस में होगा, ग्रुप में होगा। तो स्टूडेंट्स, एक तो बात हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी कि पीरियड में हम कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। और ग्रुप में जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो टॉप टू कहाँ आएंगे, बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। तो जो पीरियड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रुप में जाने पर रिवर्स हो जाएंगी। जैसे एटॉमिक साइज है स्टूडेंट्स, वो पीरियड में क्या हो रहा था, डिक्रीज़, ग्रुप में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिनकी बात अभी हमने पीरियड में करी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब के सब जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके डिक्रीज़ हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ साइन थोड़ा आप करेक्शन करना, ये आप डिक्रीज़ कर दीजिए यहाँ पे। तो ये साइन इसका नीचे की तरफ है, एरो का निशान, इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़, जबकि साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि पीरियड में जाने पे साइज़ डिक्रीज़ क्यों हो रहा था। अगर इसको हम बहुत ही ब्रीफ में बताना चाहें स्टूडेंट्स तो उसका एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ENC विल इंक्रीज़ मींस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज़। ठीक है, हमें पता है स्टूडेंट्स जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो एक एक करके बढ़ता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही कहता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज 1 by 1। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये उसी शेल में इंक्रीज़ होंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर हमने एटम का किया था लास्ट ईयर की सेंटर में न्यूक्लियस होती है, उसके चारों तरफ जो है शेल्स होते हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो बढ़ेगा। सपोज़ करो अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें स्टूडेंट्स तो सेकंड पीरियड के अंदर हमारा जो आता है लिथियम आता है, इसके बाद में कौन आएगा, बेरिलियम। सपोज़ करो इस तरह से हमारा सेकंड पीरियड चलेगा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। 3 है, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, 3 होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। फर्स्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 2, और सेकंड शेल में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट्स कितने होंगे हमारे, इसके अंदर हमारे जो शेल्स आएंगे स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे हमारे कुल मिलाकर के 2 शेल्स हो जाएंगे इस तरह से, और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम इसमें बेरिलियम में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 4। तो जो ये 4th इलेक्ट्रॉन है वो भी सेकंड शेल में आएगा। आगे हम जाते हैं बोरॉन के पास में, तो वो जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी शेल में आएगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो उसी शेल में बढ़ रहे हैं।
अब अगर हम बोरॉन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने हो गए 5 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 5, यानी यहाँ पे +5 चार्ज आ गया। यानी कि प्रोटॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में बढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा ना। तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब कि प्रोटॉन का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, बढ़ेगा, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। इस पूरी बात को हम एक ही वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो वर्ड क्या है स्टूडेंट, ENC, कि ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्रुप में जाने पर स्टूडेंट साइज बढ़ता है। अगर हम इसका सिंपलेस्ट वन लाइन में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें स्टूडेंट, तो सिंपल है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर जैसे कि हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ क्या आता है स्टूडेंट, 1s2 2s1, यहाँ आ जाएगा 3s1, यहाँ आ जाएगा 4s1। आप देख रहे हो शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है। अब स्टूडेंट्स आप सोचिए कि अगर शेल का नंबर बढ़ रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो ऑब्वियसली साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो राउंड द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ेगा क्योंकि शेल नंबर बढ़ेगा। बाकी डिटेल्स हम 11th में कर चुके हैं, अभी मैं उसको इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और वो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ 3 वर्ड्स मैंने आपको लास्ट ईयर लर्न कराए थे कि न्यूट्रल, गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम। सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम, तो इट हैज़ atomic number 11 and total protons will 11 and electrons will also 11 and electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6 and 3s1. So 3s will be the last shell, और last shell में से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए we have to provide energy. That minimum energy is called as ionization energy, but the condition is that the atom must be neutral and gaseous state में होना चाहिए ये, और आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि सोडियम क्लोराइड के सोडियम की बात नहीं करनी हमें, ये सोडियम जो है फ्री होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, हमारे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में भी हैं, सेकंड शेल में भी हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट शेल में से निकालना है। जैसे अभी इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट शेल इसमें है, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और हमें न्यूक्लियस के अगेंस्ट जाकर इसको बाहर निकालना है, तो इसके लिए हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी का साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टू प्रोवाइड दिस एनर्जी। अब देखो स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में क्या होगा, पीरियड में क्या होगा, साइज का जस्ट रिवर्स होगा। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हमारा जो था साइज, वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था एटम का, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक एटम है, उसमें एक ही शेल है, और उसके इलेक्ट्रॉन, उसमें यही आउटर मोस्ट शेल है जिसके इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है। और अगर हम दूसरा एटम लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें 2 शेल हैं, और यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यहाँ हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, तो बताओ किसको आसान होगा, ऑब्वियसली इसको, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाएगा, यानी कि हम कम एनर्जी देकर भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में जाने पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी। और इसका जस्ट रिवर्स जो है स्टूडेंट्स, वो किस केस के अंदर हो जाएगा, हमारा पीरियड के अंदर हो जाएगा। तो पीरियड में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते हैं, एम्प्टी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। सपोज करो अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें, तो डी सबशेल की, तो D0, D5 एंड D10 विल बी स्टेबल, क्योंकि ये हो गया एम्प्टी, ये हो गया हाफ फील्ड, और ये हो गया फुल फील्ड। ठीक है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी।
ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी पेनिट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की क्षमता वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एस ऑर्बिटल की, फिर पी की, फिर डी की, और सबसे कम पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी, एफ की होगी। यानी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 4s और 4p में दोनों में है तो 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और 4p की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि p की पेनिट्रेशन पावर कम है और s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। पेनिट्रेशन का मतलब है न्यूक्लियस की तरफ जाने की क्षमता। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। एक तरह से स्टूडेंट्स ये आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट रिवर्स होता है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एटम से। यहाँ जस्ट रिवर्स होगा स्टूडेंट्स, यहाँ एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन, द कंडीशन इज सेम जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज न्यूट्रल, गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये भी आप समझ लीजिए कि ये एक हमारा एटम है और ये वाला हमारा दूसरा एटम है। ठीक है। यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है। ठीक है, तो बताओ किस में ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया। अब अगर अट्रैक्शन कम होगा तो भाई रिलीज ऑफ एनर्जी भी कम होगी। आप स्टूडेंट्स ये याद रखना कि जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड ग्रेटर द अट्रैक्शन ग्रेटर विल बी द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड हेंस स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बाकी यही है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन वीक हो जाएगा और इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये बातें मैं आपको भी बता ही दिया है मैंने आपको, ये 2 एग्जाम्पल्स ले करके। अब स्टूडेंट्स अगली टर्म आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि सपोज इफ़ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ HCl, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन H ने कंट्रीब्यूट किया है और एक इलेक्ट्रॉन Cl ने कंट्रीब्यूट करा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है स्टूडेंट्स वो सेंटर में रहना चाहिए, क्योंकि दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है। लेकिन स्टूडेंट Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। दैट्स वाई दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड्स Cl की तरफ ये मूव कर जाएंगे और उसकी वजह से Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पर आ जाएगा। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो गया है, पोलर हो गया है, और Cl की इस टेंडेंसी को, Cl की इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी पीरियड में जाने पर क्या होगी, इंक्रीज, और ग्रुप में जाने पर क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। एक टर्म और स्टूडेंट्स हमें बार बार पढ़ने को मिलेगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए हम ये फिगर देख लेते हैं। अब इस फिगर में आप देखिए स्टूडेंट, सेंटर में तो न्यूक्लियस है, ये रही न्यूक्लियस जिस पे प्लस चार्ज है, और ये हमारे इसके बाहर जो है शेल्स है, शेल्स में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 ये सारे, सॉरी, ये जो अंदर वाले शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स, एक जो आउटर मोस्ट शेल में है और जो एक इनर इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और इस ये 2 तरह जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं स्टूडेंट्स, वो 2 तरह के ऑपोजिट फोर्सेस फील कर रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस फील कर रहे हैं, न्यूक्लियस तो इनको अट्रैक्ट कर रहा है और इनर इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं।
ठीक है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जब आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जैसे जैसे स्टूडेंट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। अब स्टूडेंट एक वर्ड हम बार बार काम में ले रहे हैं, और वो वर्ड हम क्या काम में ले रहे हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स के जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है। अब एक टर्म अभी हमने पढ़ी थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड रिपेल्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का लगा, अगर हम उसमें से इनर इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को माइनस कर दें तो जो नेट अट्रैक्शन बचेगा उस नेट अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। ठीक है। तो अगर ENC है तो स्टूडेंट्स वो नेट अट्रैक्शन है, नेट अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस। एक टर्म स्टूडेंट्स मैंने बताई आपको, नॉन मेटेलिक करेक्टर। इट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कितनी है। और किसी भी मेटेलिक करेक्टर का क्या मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ गेन करने की, नॉन मेटेलिक करेक्टर में इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात होगी और मेटेलिक करेक्टर में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात होगी। यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज द मेटेलिक करेक्टर एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज द नॉन मेटेलिक करेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने वो करेक्टर्स करे जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी था, समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना हमें पी ब्लॉक एलिमेंट समझ में नहीं आएंगे। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्चुअली 12th क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखूँ स्टूडेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है आपको पता है कुछ इस तरह की हमारी शेप होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पीरियोडिक टेबल की। ये पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ हमें कौन मिलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ हमें कौन मिलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट मिले स्टूडेंट्स, यहाँ कौन मिलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो वाला पार्ट है ये हमें कौन मिलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लास्ट में यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कौन मिलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स जो हैं वो 13 ग्रुप से शुरू होंगे और 18 पे ख़त्म होंगे। 13 एंड 14 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ग्रेड 11th में पढ़ चुके हैं। एंड रेस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कौन से रहे स्टूडेंट्स, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये 4 ग्रुप्स जो हैं स्टूडेंट्स हम 12th ग्रेड के अंदर पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं। उसमें से फर्स्ट 2 ग्रुप्स यानी 13 एंड 14 हमने 11th में पढ़ लिए, और बाकी जो हमारे बचे इसमें 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ती हैं और काफ़ी लेंदी ये आपका हो जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे छोटा और यूनिक प्रॉपर्टी शो करने वाला जो ग्रुप है स्टूडेंट्स वो है 18th ग्रुप। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले कौन सा ग्रुप करवा रही हूँ, 18, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है कंपैरेटिवली। ये वाला टॉपिक, ये वाला जो ग्रुप है इसमें कम प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमें, यानी ये ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, सबसे हटके हैं प्रॉपर्टीज सारी की सारी, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है। स्टूडेंट्स जो भी यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 18 ग्रुप एलिमेंट, जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, किसी की भी केमिस्ट्री के अंदर अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा होल्ड जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो हम जो जितने भी ग्रुप्स करेंगे उसमें सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो वो तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है ये इसको करना। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें 18 ग्रुप एलिमेंट्स के नाम और सिंबल करने पड़ेंगे, एलिमेंट्स के नेम और एलिमेंट्स के सिंबल। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, एंड दीज आर देयर सिंबल्स एंड दीज आर देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स में स्टूडेंट्स हमने मैजिक नंबर अप्लाई कर रखे हैं 8, 8, 18, 18 एंड 32। ठीक है, यहाँ हमने 8 ऐड किया, यहाँ 8 ऐड किया, यहाँ 18 ऐड करा, यहाँ 18 ऐड करा, यहाँ 32 ऐड करा, तो हमें एटॉमिक नंबर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी बहुत इजी रहता है स्टूडेंट्स। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 1s2 आ गया। नियॉन का आया स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर हीलियम नोबल गैस को लिख दिया और उसके बाद में 2s2 2p6। स्टूडेंट्स ये तो हमें पता ही है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका ns2 np6 होगा। n यहाँ वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ n कर देना, n यहाँ पर आपको जो है वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो वैलेंस शेल एक एक करके बढ़ेगा जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे। तो यहाँ 1s2 आ रहा है, यहाँ 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 6s2 एंड 6p6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जस्ट पहले हम नोबल गैसेस लिखेंगे, नियॉन का करेंगे तो हीलियम लिख देंगे, जब आर्गन का लिखेंगे तो नियॉन लिख देंगे और जब रेडॉन का लिखेंगे तो ज़ीनॉन लिख देंगे। तो ये चीज़ हमें याद हो गई और हमें ये आउटर मोस्ट वाला भी लर्न हो गया। मैं आपको इसको अलग अलग कलर से शो कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला पार्ट जो हमने इसका लिया वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे नोबल गैस का ले रही हूँ। नोबल गैसेस मैंने लिए स्टूडेंट्स, तो नियॉन का मैंने करा तो यहाँ हीलियम लिया, आर्गन लिया तो नियॉन लिया, एक एक पहले वाली नोबल गैस हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में मैं अगला ले रही हूँ उसके अंदर कि हमने आउटर मोस्ट शेल लिए। यहाँ आउटर मोस्ट शेल 1s2 है, यहाँ 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 और 6s2 6p6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही 4s वाला आता है स्टूडेंट्स तो इसके जस्ट पहले 4s से जस्ट पहले कौन आएगा, 3d आएगा। इसी तरीके से 5s से पहले कौन आएगा, 4d 10 आ जाएगा। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 आते हैं। और जब 6s आएगा तो उससे पहले 5d भी आएगा, 4f भी आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो ये n है, ये n-1 है और ये n-2 है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि वैलेंस शेल अगर n है तो पेनल्टीमेट होगा n-1 और एंटी पेनल्टीमेट होगा n-2। और n-2 में जो है f ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं और n-1 में d ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। यानी d ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा n-1 में और f ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा n-2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इज़ अ वेरी सिंपल। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना आ जाएगा, एटॉमिक नंबर हमें लिखने आ गए। अच्छा, ये हमने लर्न कर ली सारी नोबल गैसेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब हम इनको स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं कुछ पॉइंट्स इसके अंदर, क्योंकि नोबल गैसेस को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि उसका हर एक नाम के पीछे क्या रीज़न है कि उसको ये नाम क्यों दिया गया। जैसे नोबल गैसेस को स्टूडेंट्स हम रेयर गैसेस कहते हैं, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम इसको रेयर गैस क्यों कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एटमॉस्फेयर में बहुत ही लेस अमाउंट में मिलती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलती है। स्टूडेंट्स पहले इन नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस कहा जाता था क्योंकि ये केमिकल रिएक्टिविटी शो ही नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन आजकल इस इनर्ट गैसेस का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, नोबल गैसेस, क्योंकि ये नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम की तरह जो है ये लेस रिएक्टिव है। पहले हम कहते थे कि रिएक्टिव ही नहीं है, अब हम कह रहे हैं लेस रिएक्टिव है क्योंकि नंबर ऑफ कंपाउंड्स ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन के प्रिपेयर हो चुके हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नोबल गैसेस इनर्ट है, हम ये कह सकते हैं कि वो लेस रिएक्टिव है। इनको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते थे क्योंकि इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती थी, क्योंकि इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी थी ही नहीं, क्योंकि ये केमिकली जो थे वो रिएक्टिव नहीं थे। इनको स्टूडेंट्स एरोजेंस भी कहते हैं
एरोजेंस का मतलब प्रेजेंट इन एयर, एयर में मिलती हैं ये गैसेस हैं सब, इसलिए एरोजेंस भी कहते हैं। और एक जो लास्ट है स्टूडेंट्स जिसमें नोबल गैस रेडॉन, वो रेडियो एक्टिव नेचर की होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जस्ट इंट्रोडक्शन करा, अभी किसका करा स्टूडेंट्स, 18 ग्रुप एलिमेंट्स का, जिसमें सबसे पहले हमने स्टडी करा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, और उसके बाद नोबल गैसेस के जो कई नामों से ये जानी जाती है, रेयर गैस क्यों कहते हैं, इनर्ट गैस क्यों कहते थे, नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, एरोजेंस क्यों कहते हैं, और एक वो नोबल गैस जो रेडियो एक्टिव है वो कौन है, रेडॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स, और वो हमारा है आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को हम कैसे सेपरेट करेंगे, कहाँ से लाएंगे, नोबल गैसेस को कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सेपरेट करेंगे, किससे सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स नोबल गैसेस मेनली आइसोलेट की जाती हैं नेचुरल गैसेस से। ठीक है, अगर हम नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस करें, यानी कि उसका प्रेशर बढ़ा के 100 एटमॉस्फेयर कर दें, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स वो 1 होता है, और ये हमने 100 टाइम्स बढ़ा दिया, और उसको हमने ठंडा करा 73 केल्विन तक, तो हीलियम को छोड़ करके जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो लिक्विफाई हो जाएंगी। यानी कि अभी हमने जितनी भी नोबल गैसेस पढ़ी स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी नोबल गैसेस जो हैं, इसमें से एक हीलियम को छोड़ करके बाकी सारी नोबल गैसेस क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। और अकेली जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें हीलियम, जो 99% प्योर मिलेगी। कौन सी स्टेट में मिलेगी, गैसियस स्टेट में मिलेगी। यानी स्टूडेंट्स हमने नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस करके, कूल करके, कौन सी गैस को हमने आइसोलेट कर लिया, हीलियम को आइसोलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कह रहे हैं कि बाकी की नोबल गैसेस को हम कैसे आइसोलेट करेंगे। बाकी की नोबल गैसेस कौन बची, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। उनको हम ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे लिक्विड एयर का। अभी हमने कहा कि ये सारी की सारी गैसेस क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। तो लिक्विफाई हो जाएंगी तो हम इनको डिस्टिलेट करेंगे, यानी इनको हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद में ये गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और जब हमें वो गैसियस फॉर्म में मिलेगी तो उसको कोकोनट चारकोल पर हम एडजॉर्ब करेंगे, और सभी गैसेस जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर एडजॉर्ब होगी। यानी कि कोई कम टेम्परेचर पर एड्जॉर्ब होगी, कोई हाई टेम्परेचर पर एड्जॉर्ब होगी, और इस तरह से हम सभी नोबल गैसेस को एक दूसरे के क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। कौन सी नोबल गैसेस को स्टूडेंट्स, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन को। अब स्टूडेंट्स इसमें से जो एक गैस है हमारी, वो गैस है स्टूडेंट्स हमारी रेडॉन। तो जो रेडॉन है स्टूडेंट्स, इसको प्राप्त करेंगे हम रेडियम से। रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, और जब वो डिकम्पोज होगा तो हमें कौन सी मिल जाएगी, रेडॉन। इस तरह से हमने देखा स्टूडेंट्स कि हम नोबल गैसेस को आइसोलेट कर पा रहे हैं, जिसके अंदर से मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ सारी चीज़ें। ये कि सबसे पहले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने किसको आइसोलेट किया, हीलियम को आइसोलेट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आइसोलेट करा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन को। पहले में हमने किसको सेपरेट करा था, हीलियम को, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने किसको करा, रेडॉन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको लर्न करना है। ठीक, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और वो हमारा मेन टॉपिक है कि हम एटॉमिक एंड क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे नोबल गैसेस की, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहली एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे स्टूडेंट्स की नोबल गैसेस जो होती हैं वो मोनो एटॉमिक होती हैं। क्यों? अगली प्रॉपर्टी है कि इनकी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे कि हाईएस्ट होती है अपने पीरियड के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टूडेंट्स या तो ज़ीरो होती है या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और तीनों का ही आंसर जो है, इन तीनों का आंसर किस किस का स्टूडेंट्स,
इन तीनों का आंसर मोनो एटॉमिक क्यों होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़ीरो या पॉजिटिव क्यों होती है। इन तीनों का आंसर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास में है कि नोबल गैसेस का स्टेबल फुल फील्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई दे डू नॉट वांट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, दैट्स वाई दे डू नॉट वांट टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहती और न ही इलेक्ट्रॉन देना चाहती, यानी ये किसी से जुड़ना ही नहीं चाहती हैं। तो जब ये किसी से कंबाइन ही नहीं करना चाहती तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ना गेन करेगी, तो भाई अकेली रहेगी। अकेली रहेगी मीन्स ये गैसेस कैसी होंगी, मोनोएटॉमिक। साइड बाय साइड स्टूडेंट्स हमें ये भी देखना है कि सभी गैसेस कलरलेस होती हैं और सभी गैसेस कैसी होती हैं, ओडोरलेस होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर हम कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी हाईएस्ट होती है। क्यों? अगेन दे हैव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे डू नॉट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो वी विल टॉक अबाउट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ही देख करके हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम में से उसको रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज वीक होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है या तो इनकी ज़ीरो होती है या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। रीज़न इज़ अगेन भी दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल्स, दे डू नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स हम किसकी बात करेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना नहीं चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक, अब अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहती, इसका मतलब कि एनर्जी को लो, ये एनर्जी को एमिट नहीं करेगी। एनर्जी अगर रिलीज नहीं होगी तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, पॉजिटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव होती है, लेकिन नोबल गैसेस के केसेस में स्टूडेंट्स या तो ज़ीरो होती है या पॉजिटिव, जस्ट रिवर्स हो गया। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें ज़बरदस्ती देना पड़ेगा मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, और जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज आर कनेक्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, और वो हमारी आती है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, मीन्स हम ये बात कर रहे हैं इसके अंदर कि अगर हम इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यहाँ हम इसी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली देखो, हमने अभी ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस तो 18 ग्रुप में आती हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम 13 ग्रुप से किस में जा रहे हैं, 18 ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, यानी हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो भाई साइज़ तो डिक्रीज होगा ना। ठीक, लेकिन स्टूडेंट जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनका साइज सबसे छोटा होगा और उससे बड़ा साइज किसका होगा, 18 ग्रुप का होगा। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस होती है ना वो दूसरी होती है, वो नहीं होती जो 17 ग्रुप में मिलती है। 17 ग्रुप में स्टूडेंट्स जो एटॉमिक रेडियाई होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोवैलेंट रेडियस से। ठीक है, जबकि नोबल गैसेस में कौन सी मिलेगी, वान डेर वाल रेडियस मिलेगी, जो हमने लास्ट डिटेल में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। एक्चुअली जो हमारे कोवेलेंट रेडियस जो हमारे 17 ग्रुप एलिमेंट्स है, सपोज़ कि Cl2 की बात करें हम, तो Cl और Cl के बीच में एक्चुअली स्टूडेंट्स इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस। जबकि नोबल गैसेस में स्टूडेंट्स वो जो एक दूसरे के बीच में दो नोबल गैसेस जो हैं उनकी वो मोनो एटॉमिक है और दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है।
ये हीलियम गैस है, ये दूसरी हीलियम गैस है, दोनों के बीच ओवरलैपिंग ही नहीं है। ओवरलैपिंग नहीं है तो ये एक दूसरे से कितना क्लोज आ सकती हैं, इतना ही आ सकती हैं कि वो एक दूसरे को टच कर सके, क्योंकि यहाँ पे और ऐसी स्थिति में जो ये फोर्सेस लगे इस पर, ये वीक वान डर वाल फोर्सेस लगे और इनकी न्यूक्लियस का हाफ करेंगे, तो यहाँ स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस छोटी हो जाएगी और यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से वान डर वाल रेडियस होगी जो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका हम बहुत ही सिंपल आंसर स्टूडेंट्स हमारा ये हो जाएगा कि नोबल गैसेस में वान डर वाल रेडियस मिलती है तो कंपैरेटिवली वो बड़ी हो जाएगी और बाकी के अंदर कोवेलेंट रेडियस मिलेगी, इसलिए वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, वान डर वाल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस से हम इसको समझा सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स इसके अंदर, और वो प्रॉपर्टी आती है हमारी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नोबल गैसेस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स लो होगा। अगेन आंसर किसके पास में गया, वान डर वाल फोर्स। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा यहाँ वान डर वाल रेडियस की बात हो रही थी और यहाँ हम बात कर रहे हैं वान डर वाल फोर्स की। ठीक है, वान डर वाल फोर्स वीक है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे, क्योंकि वान डर वाल फोर्सेस को गर्म करेंगे तो वान डर वाल फोर्सेस जब हम लेंगे नोबल गैस को गर्म करेंगे तो वान डर वाल फोर्स वीक होने की वजह से आसानी से टूट जाएंगे, यानी कि हमें उसको कम गर्म करने पर ही दे कैन ईजीली मेल्ट एंड दे कैन ईजीली बॉयल। लेकिन स्टूडेंट्स क्या याद रखना है इसमें कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप जाते हैं हम, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, डाउन द ग्रुप, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो वान डर वाल जो फोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो वान डर वाल फोर्स होते हैं वो वान डर वाल फोर्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स भी बढ़ेंगे। अब वान डर वाल फोर्स बढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट बिल्कुल इससे मिलती जुलती है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से ही, और वो है ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, कि हम नोबल गैसेस को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी हम उसको लिक्विफाई करना चाहते हैं, तो नोबल गैसेस के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगेन फोर्सेस इसके कैसे हैं, वीक। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर कोई गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा, अगर गैसेस फेज से कोई लिक्विड स्टेट में आएगा तो ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा। तो क्लोज तो ये ज़्यादा आ नहीं पाएंगी ना, क्यों नहीं आ पाएंगी, क्योंकि इनके बीच में वीक वान डर वाल फोर्सेस है, फोर्सेस तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, इसलिए इनको लिक्विफाई करना टफ होगा। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे जो है ईज ऑफ लिक्विफेक्शन जो है वो इजी होता चला जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी वान डर वाल फोर्स बढ़ेंगे, वान डर वाल फोर्स बढ़ेंगे तो उनको लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हमने आइसोलेशंस की बात करी थी नोबल गैस की, तो हमने कहा था कि हीलियम जो है वो लिक्विफाई नहीं होंगी, बाकी सब लिक्विफाई हो जाएंगी। तो भाई हीलियम क्यों नहीं लिक्विफाई हुई, क्योंकि उसका साइज कैसा था, छोटा, और इसलिए उसका सरफेस एरिया कम, तो वान डर वाल फोर्स भी कम हो गए, वान डर वाल फोर्सेस वीक हो गए तो उसको लिक्विफाई करना डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ भी मिल गया, तो ये बात मैं आपको समझ। अब अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इसके अंदर आती है, दो टर्म्स आएंगे स्टूडेंट्स, एक आती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और दूसरा आता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एक्चुअली स्टूडेंट्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज वेरी मच सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट, इट इज very much similar to the term melting point, and enthalpy of vaporization is very much similar to boiling point। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है ना, इसमें हम 1 मोल सब्सटेंस को मेल्ट करेंगे और जब 1 मोल सब्सटेंस मेल्ट होगा उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। और जब 1 मोल सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स हमने बताया ही था अभी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही नोबल गैसेस के क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि उनका वान डर वाल फोर्स कैसा होता है, वीक होता है। तो भाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी इनके लो ही होंगे, लो ही होंगे। ठीक है,
तो रीज़न आपका वही हो जाएगा कि भाई वॉन वॉल फोर्सेस होते हैं जो वीक होते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे वही रीज़न, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे थे तो ये दोनों भी बढ़ेंगे क्योंकि साइज़ बढ़ेगा, वॉन वॉल फोर्स बढ़ेंगे, तो डेल्टा एच एफ यानी कि हीट ऑफ फ्यूज़न एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स हम, कि नोबल गैसेस जो होती हैं वाटर में सॉल्युबल होती है या नहीं होती, क्यों होती है, जो भी है। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो नोबल गैसेस ना नॉन पोलर होती हैं। नोबल गैसेस स्टूडेंट्स कैसी होती हैं, नॉन पोलर होती हैं, और इसके अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी सभी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, और वो कैसी हो गई, नॉन पोलर हो गई। उस हिसाब से स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि नॉन पोलर होने की वजह से वाटर तो पोलर होता है, वाटर पोलर हो गया, नोबल गैसेस कैसी हो गई, नॉन पोलर हो गई, तो इसका मतलब ये इनसॉल्युबल हो जाएगी वाटर में। लेकिन इसमें जो खास बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि ये लेस सॉल्युबल है। अब पहली बात तो ये सॉल्युबल क्यों है, दूसरी बात ये लेस सॉल्युबल क्यों है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें एक हमें स्पेशल फोर्स लर्न करना है स्टूडेंट्स, और वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। हमने स्टूडेंट्स डायपोल इंटरेक्शन पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। क्या होता है स्टूडेंट्स डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, यहाँ से हम इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारी नोबल गैस को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अगर कोई चीज़ स्फेरिकल है इट मीन्स वो सिमेट्रिकल है, और अगर वो ओवल शेप में है इसका मतलब वो अनसिमेट्रिकल है। और इसके सभी इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस नोबल गैस को हमने किसके अंदर डाला स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर डाला, ये हमारा वाटर है, ठीक है। ये कैसे नेचर का है, पोलर नेचर का है, और यहाँ हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ये हमने सिमेट्रिकल शेप करी थी इसकी नोबल गैसेस की, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज से रिपेल होके दूर जाएंगे, ठीक है। अब वो दूर चले गए तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हट गए, यहाँ वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो कैसा हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है स्टूडेंट्स अब कैसा हो गया है, डिस्टॉर्टेड हो गया, ये हो गया हमारा डिस्टॉर्टेड, ठीक है। जो पहले स्फेरिकल शेप का था वो अब ओवल शेप का हो गया, और इसमें जो है चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया। ये देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो ये मॉलिक्यूल हमारा पहले नॉन पोलर था अब वो पोलर हो गया, यानी उसको पोलर बनाया गया। किसके द्वारा पोलर बनाया गया, वाटर जो खुद पोलर था उसने नोबल गैसेस को भी पोलर बना दिया। तो वाटर के डायपोल ने क्या करा, जो नोबल गैसेस थी उसमें भी डायपोल को इंड्यूस कर दिया, यानी पैदा कर दिया, उसमें उत्पन्न कर दिया डायपोल, उसमें भी डायपोल कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो जो डायपोल जो नॉन पोलर चीज़ थी उसको पोलर बनाया, किसने बनाया, वाटर ने, यानी वाटर के डायपोल ने नोबल गैसेस को में भी डायपोल को इंड्यूस करवा दिया। दैट्स वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड एज स्टूडेंट्स डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर कोई हमसे पूछे कि नोबल गैसेस वाटर में क्यों सॉल्युबल होती है तो भाई एक ही लाइन में बोलना है हमें, बिकॉज ऑफ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो है नोबल गैसेस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये रहा हमारा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नोबल गैस का साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर नोबल गैस का साइज़ बड़ा है तो उसका ओवल शेप भी तो बड़ा हो जाएगा, तो वाटर उसके लिए ईजी हो जाएगा उसको पोलराइज करना। तो अगर उसको वो जल्दी पोलराइज कर पाया तो उसमें जल्दी डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, और जल्दी डायपोल इंड्यूस होगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स आता है इसके अंदर हमारा, और वो आता है
एड्जॉर्प्शन ओवर चारकोल। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है स्टूडेंट्स कि हम नोबल गैसेस को जो है कोकोनट चारकोल पर एड्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नोबल गैसेस का साइज़ बढ़ेगा और उनका एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। केवल हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सब एड्जॉर्ब हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हमने करी स्टूडेंट्स। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इनकी आती है और वो केमिकल प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स की नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम इजीली बता सकते हैं क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी कर चुके हैं नोबल गैसेस की, और तो हमें सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा है स्टूडेंट्स। तो नोबल गैसेस जो होती हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। ठीक है, इनकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहती हैं ना इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहती हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। इसलिए ये गैसेस कैसी होती हैं, इनर्ट होती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें कुछ केमिकल इक्वेशंस करनी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई स्टूडेंट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये वाली। कि ऐसा कौन सा कंपाउंड था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ था वो था जिनॉन प्लस PtF6-, और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था नील बर्टलेट। और इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो नील बर्टलेट था वो इस कंपाउंड को डिस्कवर नहीं कर रहा था, वो तो एक्सीडेंटली उससे ये डिस्कवर हो गया। एक्चुअली जो नील बर्ट था स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन के साथ वर्क कर रहा था और वो ये सोच रहा था कि जो ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या हम उसको किसी से ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। और उसने एक PtF6 नामक जो गैस थी उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ में लिया और उसने उससे देखा कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गई। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गई यानी उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया जो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है और जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, लूज़ कर दिया। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और PtF6 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इस पे आ गया पॉजिटिव और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव। ये सॉलिड था स्टूडेंट्स, और इस सॉलिड का जो कलर था ना वो था रेड कलर। ये सॉलिड मिला स्टूडेंट्स उसको, ऑक्सीजन का कंपाउंड किसको मिला, नील बर्टलेट को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने ये सोचा कि जब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है तो जिनॉन भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। तो यानी कि जितनी टेंडेंसी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की उतनी ही जिनॉन की है। तो भाई अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो जिनॉन भी कर सकता है। अगर हम उसको किससे ऑक्सीडाइज करवाएं, प्लेटिनम F6 से कराएं, हेक्साफ्लोराइड से। तो उसने स्टूडेंट्स करा, और करने के बाद स्टूडेंट्स उसने क्या देखा कि जब जिनॉन की PtF6 के साथ रिएक्शन कराई तो इसने जिनॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया जैसे O2 ने करा था, और PtF6 सेम उसी तरह से कंपाउंड मिला और स्टूडेंट्स ये रेड कलर का बड़ा ही प्यारा सा सॉलिड मिला उसको। तो ये रेड कलर का जो सॉलिड मिला ना, दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस जो जिनॉन ने बनाया स्टूडेंट्स। और एक्सीडेंटली किसने डिस्कवर करा इसको स्टूडेंट्स, नील बर्टलेट ने, जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करवाना चाहता था और उसने जिनॉन को भी ऑक्सीडाइज करवा दिया। उसके बाद में तो स्टूडेंट्स फिर झड़ी लग गई। उसके बाद तो कंपाउंड्स बहुत सारे फॉर्म करे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंपाउंड्स को डिस्कवर किया। हम 1 बाय 1 उनको अब देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें देखो स्टूडेंट्स, इनको याद करना थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखो मैंने इनको नंबर दे रखा है स्टूडेंट्स इक्वेशन को,
जैसे कि मैंने ये वाला जो नंबर दिया है ये फर्स्ट नंबर दिया, फिर ये हमारा आ गया सेकंड नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे। अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर स्टूडेंट्स आपको क्या खास बात नज़र आएगी कि हम इसमें फ्लोराइड्स बनाएंगे। जैसे पहले हमने जिनॉन डाईफ्लोराइड बनाएंगे, फिर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाएंगे, फिर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाएंगे। बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम लेंगे जिनॉन, और जिनॉन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? फ्लोरीन से कराएंगे। ठीक, तो कंडीशन बदली हुई है स्टूडेंट्स इसके अंदर। कंडीशन आपकी क्या क्या है इसके अंदर वो देख लीजिए। प्रेशर 1 बार है, प्रेशर 7 बार है, प्रेशर 70 बार है। ठीक है, टेम्परेचर अगर हमें लर्न करना है स्टूडेंट्स तो टेम्परेचर आप देख लीजिए इसके अंदर। टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा 673 केल्विन, यहाँ 873 केल्विन और यहाँ 573 केल्विन, यानी 73 तो कॉमन हो गया, 685 हमें लर्न करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और रेशो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर अलग अलग है, तो वो रेशो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है हमारे। वो रेशो स्टूडेंट्स हमारे हो गए, यहाँ तो हो गए 1:1, यहाँ 1:5 और यहाँ हो गया 1:20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों ही इक्वेशन जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ याद करेंगे। जिनॉन प्लस F2, जिनॉन प्लस 2F2, जिनॉन प्लस 5F2। पहले का रेशो है 1:1, देन 1:5, देन 1:20। और पहले में प्रेशर हम ऐसे याद कर लेंगे 1 बार, 7 बार, 70 बार, एंड द टेम्परेचर विल बी 685, यानी 673, 873 एंड 573 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या बनाए? जिनॉन के फ्लोराइड्स बनाए, डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आगे बना रहे हैं इसके अंदर, वो हमारा बन रहा है कि जिनॉन डाईफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, जिनको हमने अभी यहाँ बनाया, उन तीनों की रिएक्शन, इन तीनों की रिएक्शन स्टूडेंट्स, इन तीनों की रिएक्शन हम कराएंगे। देख लो, ये रहा हमारा, सॉरी ये हमारा रहा जिनॉन डाईफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। और इन तीनों की रिएक्शन हम स्टूडेंट्स किसके साथ कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट। इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? HF बना रहे हैं। तो पीछे कौन रह जाएगा? हमारा जिनॉन। तो देखिए इस रिएक्शन में जिनॉन बन गया हमारा, प्लस इन दोनों ने मिलकर 2HF, इन्होंने क्या बनाया? 4HF, और इन्होंने क्या बना दिया? 6HF बना दिया। ये हमारा बन गया यहाँ पर, ये बन गया 2HF, 4HF एंड 6HF। ठीक है, तो पहली 3 रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमने इन तीनों को बनाया, हमने इन तीनों को बनाया 1, 2 एंड 3। अब हम इन तीनों की रिएक्शन किसके साथ करा दी? हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, अगली 3 रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इनकी रिएक्शन कराएंगे फ्लोराइड्स के साथ। किसकी रिएक्शन कराएंगे? उन्हीं तीनों की स्टूडेंट्स। फिर वही हम ले रहे हैं 3, यहाँ पे कौन कौन ले रहे हैं? जिनॉन डाईफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। और इनकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं स्टूडेंट्स? फ्लोराइड्स, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, और ये MF है स्टूडेंट्स। M का मतलब यहाँ कोई भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स रिएक्शन को कैसे याद करना है हमको, वो देखिए आप। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्लोरीन एक यहाँ से यहाँ चला गया, यानी ये क्या बन गया? PF6 बन गया। PF5 से क्या बन गया? PF6। और यहाँ से एक फ्लोरीन कम हो गया तो ये बन गया जिनॉन F। अब इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी। यहाँ स्टूडेंट्स आप थोड़ा एरो ठीक करना, यहाँ पर जो आपका एरो आएगा ना वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, इसमें। ठीक है, तो ये करेक्शन करना आप। F जो है वो इधर आएगा। अब बताओ F इधर आ गया तो ये तो F7 हो गया, और ये M में से F निकल गया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो 3 तरह के हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने स्टूडेंट्स इसके अंदर, कि जब हमने जिनॉन डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन जो है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड और किसी भी अल्कली मेटल के फ्लोराइड से कराई, तो हमें डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट्स मिले।
अब स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका आता है, और वो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है आप वो देख लीजिए इसमें, कि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किस किस का करेंगे, उन्हीं तीनों का करेंगे स्टूडेंट्स। पहले हम किसका करेंगे, डाइफ्लोराइड का, ठीक है, और ये उसकी क्या आ जाएगी इक्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसके अंदर करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किसका करेंगे, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का, और उसकी ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में जो हम नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की, और ये वाली आ गई उसकी रिएक्शन। देखो स्टूडेंट मैं अलग अलग कलर से इसलिए कर रही हूँ ताकि हम उनको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकें, कंपेयर कर सकें इसको हम। देखिए स्टूडेंट्स, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड हमने लिया, और ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड हम लेने के बाद में उसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं 2 वाटर के साथ में। ये रहा 2 वाटर, देखो मैंने लिखा है, ये ज़ीनॉन अलग हो जाएगा, ये दोनों मिलकर HF बना देंगे और ये बना देगा O2, तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। ठीक, अब हम ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का जब कराते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या हो रहा है, ज़ीनॉन अलग हो रहा है, ये दोनों मिलकर HF बना रहे हैं, ये O2 बना रहा है। ठीक है, ये आपके 3 प्रोडक्ट्स बन गए, ये वाले 3 प्रोडक्ट्स। अब एक इसमें नया प्रोडक्ट बना, और वो बना ज़ीनॉन O3। ज़ीनॉन O3 जो है स्टूडेंट्स वो एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और यहाँ ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 3 इंटू क्या करेंगे -2 इक्वल टू 0, यानी +6 हो गए स्टूडेंट्स। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट, जिसमें कि सेम एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है सेम रिएक्शन में। जैसे यहाँ ज़ीनॉन में आप देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट्स वो कौन सी है, +4 है, और ज़ीनॉन में कितनी हो गई 0, और ज़ीनॉन O3 में कितनी हो गई +6, यानी यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी सेम ज़ीनॉन undergoes reduction as well as oxidation in the same reaction. Such kind of reactions are known as disproportionation reactions. अगले में हम स्टूडेंट्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का करा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स देखो ज़ीनॉन और O मिलकर क्या बना रहे हैं, ज़ीनॉन O3, और H और F मिलकर क्या बना रहे हैं, HF बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये मैंने इसको अंडरलाइन करके इसीलिए बता रही हूँ कि किसी तरह से हमें ये रिएक्शंस लर्न हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो रिएक्शन है एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ज़ीनॉन +6 में है और यहाँ पर भी ज़ीनॉन +6 में है, यानी कि देयर इज़ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ redox reaction even and not a disproportionation reaction। ये redox reaction ही नहीं है तो disproportionation कहाँ से हो जाएगी। तो it is not a redox reaction and it is not a disproportionation reaction। बहुत important portion स्टूडेंट्स ये वाला आपका। अगली रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, और उस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि हम अगली रिएक्शन में स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हम ये ले रहे हैं ज़ीनॉन O3। अभी हमने इन 2 रिएक्शंस में स्टूडेंट्स क्या बनाया, ज़ीनॉन O3 बनाया, एक तो हमने इस रिएक्शन में बनाया और एक इस रिएक्शन में बनाया। अब इस ज़ीनॉन O3 की रिएक्शन हम एक्वस एल्कली सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम इसकी रिएक्शन एक्वस एल्कली के साथ में कराएंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए आप। ये रिएक्शन आएगी स्टूडेंट्स, एल्कली माने बेस OH नेगेटिव आयन देगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए क्या हो रहा है, ये O तो यहाँ आ जाएगा और ये H आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा HXCO4-, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन जिनेट आयन। सेकेंड स्टेप में, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये इसका सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में ये जो है फिर एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा 2OH नेगेटिव के साथ, और यहाँ स्टूडेंट्स जो है आप थोड़ा करेक्शन करना स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर आपका आएगा 6। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स जब ये वापस एल्कली के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ज़ीनॉन O6-4 बनेगा, जिसको हम बोलते हैं परजिनेट आयन। साथ में स्टूडेंट्स क्या बन गया, ये ज़ीनॉन बन गया।
ये रहा जिनॉन, ये O अलग हो गया O2 बन करके, ठीक है, और O और H और OH ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो एक तो स्टूडेंट जिनॉन बन गया, एक O2 बन गया, इसमें एक वाटर बन गया, जिनॉन O2 एंड वाटर, और एक इसमें बना पर्जिनेट आयन। अगेन इट इज़ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर भी जिनॉन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। आप देखिए यहाँ +6 है और यहाँ कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0 हो रहा है, यानी कि +6 से +8 भी हो रहा है और 0 भी हो रहा है, यानी कि इट विल ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसके अंदर पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब ध्यान देखो स्टूडेंट्स, हम जिनॉन डाईफ्लोराइड नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम जिनॉन डाईफ्लोराइड जिनॉन F2 नहीं ले रहे हैं, केवल हम क्या लेंगे, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड्स लेंगे। और जब इनका हम इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें जो मिलेंगे प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स वो ये मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। अब इसको बोलेंगे जिनॉन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, ठीक है। अब याद कैसे करें स्टूडेंट्स, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन करी तो हमें मिला जिनॉन OF2 लर्न किया। अगले में जिनॉन F6 के दो तरह से हाइड्रोलिसिस हो सकते हैं। अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया तो यहाँ F2 की जगह क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा। और जब हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए स्टूडेंट्स तो ये जो 4 था ना, ये डिवाइड हो जाएगा O और F में, यानी O2 F2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमें 3 कंपाउंड मिले स्टूडेंट्स, एक तो मिला जिनॉन OF2, एक मिला हमको जिनॉन OF4 और एक हमको इसके अंदर मिला जिनॉन O2F2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। कुछ और रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, 15th नंबर की इक्वेशन पर आ गए हैं। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाने का एक और मेथड है, ये बोर्ड में पूछा गया है। O2F2 इज अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कैन ऑक्सीडाइज जिनॉन टेट्राफ्लोराइड टू जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि जो जिनॉन के फ्लोराइड्स होते हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट्स वाई दे कैन ऑक्सीडाइज Cl नेगेटिव इंटू Cl2, I नेगेटिव इंटू I2 एंड सीरियम +3 टू सीरियम +4। इक्वेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। Cl नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पे ले लिया HCl, I नेगेटिव के लिए स्टूडेंट्स हमने ले लिया Ki और Ce+3 के लिए हमने ले लिया यहाँ Ce2SO4 का होल ट्वाइस। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ जो रिएक्शन देख रहे हैं वो देख रहे हैं ये वाली रिएक्शन। जिनॉन डाईफ्लोराइड लिया स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई। Cl को हमने किस में बदल दिया, Cl2 में बदल दिया और H और F ने मिलकर HF बना दिया और जिनॉन सेपरेट हो गया। सिंपल रिएक्शन। अब हमने स्टूडेंट जिनॉन टेट्राफ्लोराइड ले लिया, ये रहा जिनॉन टेट्राफ्लोराइड हो गया हमारा। तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन जैसे ही हमने HCl की कराई थी यहाँ हम 4Ki से कराएंगे, बिल्कुल सेम रिएक्शन स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये दोनों मिलकर आपके जिनॉन F और K मिलकर क्या बना देंगे, KF बना देंगे। जिनॉन अलग हो जाएगा और I नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाली रिएक्शन। अगली रिएक्शन में स्टूडेंट्स यहाँ हमें पहले तो फॉर्मूला सीखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। सीरम की वैलेंसी कितनी है, +3 और SO4 की वैलेंसी कितनी है, -2। हमने क्रिस क्रॉस किया तो फॉर्मूला क्या बन गया, Ce क्या बन गया 2 एंड SO4 का होल क्या बन गया 3 सीरियम सल्फेट बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस सल्फेट एक और ऐड करा तो यहाँ रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। जैसे वहाँ पर हमारा बन रहा था ये जिनॉन और ये फ्लोरीन अलग हो गए दोनों, ये बन गया जिनॉन, ये बन गया फ्लोरीन और ये इसमें ऐड हो गया तो एक SO4 और ऐड हो गया। और सीरियम की वैलेंसी स्टूडेंट +3 से +4 हो रही है तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CeSO4। इसकी वैलेंसी है -2, इसकी हो गई +4, क्रिस क्रॉस करा हमने तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बना वो हमारा बन गया Ce2SO4 का होल 4, ठीक है। तो ये 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा तो ये बन गया हमारा सीरियम सल्फेट, ठीक है। ये 3 रिएक्शन स्टूडेंट्स हमें ये शो करती हैं कि जितने भी फ्लोराइड्स होते हैं वो फ्लोराइड्स जो हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि जिनॉन के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी होते हैं, यानी कि फ्लोरीन भी ऐड करवाते हैं।
अब देखो स्टूडेंट्स, फिर याद करना है तो पहले हम ये वाली सीक्वेंस याद कर लेंगे इसके अंदर कि इसको हम बोलेंगे जिनॉन डाईफ्लोराइड, इसको बोलेंगे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसको हम बोलेंगे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, इनकी रिएक्शन स्टूडेंट्स हम करा रहे हैं, पहले हम NO नाइट्रिक ऑक्साइड से, फिर SO4 से और फिर प्लेटिनम से करा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम इनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इनको सेपरेट कर दिया, ये जिनॉन हमारा अलग हो गया। ठीक है, जिनॉन बन गया और बाकियों को हमने ऐड कर दिया। इसने बना दिया NOF, इसने बना दिया SF4 तो था ही। टोटल देखो ये भी याद करना है स्टूडेंट्स हमें, या SF6, SF4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SF6 में, और PT किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PTF4 में, यानी फ्लोरीनेशन हो गया। इन सब में फ्लोरीन जुड़ गया तो इनका क्या हो गया, फ्लोरीनेशन हो गया। अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स हम देखते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जिनॉन की जो फ्लोराइड है ना, साइमुलटेनियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहे हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट का भी काम कर रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन प्लस फ्लोरीनेशन एक साथ एक कंपाउंड का कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जिनॉन डाईफ्लोराइड है, फिर डाईफ्लोराइड है, फिर डाईफ्लोराइड है, और हमने इनकी रिएक्शन किसके साथ करा दी स्टूडेंट्स, CH3I के साथ, C6H5I के साथ और C6H5 होल्टवाइज सल्फर के साथ में। तो स्टूडेंट्स पहले की तरह ही क्या होगा, ये वाला पोर्शन सेपरेट हो गया, जिनॉन अलग हो गए और बाकी सब क्या आ गया, फ्लोरीन जोड़ दो। ये F2 यहाँ लिया है, ये F2 यहाँ लिया है और ये F2 यहाँ लिया है, तो फ्लोरीनेशन हो गया और साथ ही साथ इनका ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है स्टूडेंट। अगर हम बेरियम पर्जिनेट की रिएक्शन, ये बेरियम पर्जिनेट है स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराते हैं तो Ba और SO4 मिलकर बना देंगे बेरियम सल्फेट। जिनॉन O6 विल बी कन्वर्टेड इनटू जिनॉन O4 एंड प्लस H और O मिलकर बना देंगे वाटर। बट जिनॉन O4 इज नॉट अ स्टेबल, दैट्स वाई इट विल डिकम्पोज स्टेबल। जिनॉन O3 की तरह स्टेबल नहीं है, डिकम्पोज होकर जिनॉन और O2 बना देगा। जिनॉन O3 हमने पहले ही कहा था स्टूडेंट्स की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है और इसीलिए ये प्लूटोनियम प्लस 2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लूटोनियम प्लस 4 में। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हमें लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। 2 मार्क्स की जो है, कम से कम 2 मार्क्स की कंप्लीट द रिएक्शन पूछी जाती हैं और उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 18 ग्रुप की पूछ लें क्योंकि बहुत ही लिमिटेड रिएक्शंस हैं। अभी हमने कुल मिला के देखा स्टूडेंट्स, जिनॉन के जो कंपाउंड्स बने वो 3 तरह के कंपाउंड्स बने स्टूडेंट्स। उसके कौन कौन से कंपाउंड्स बने ज़रा देख लेते हैं हम लोग। पहला जो कंपाउंड की बात करें अगर हम, तो वो स्टूडेंट्स बने जिनॉन फ्लोराइड्स। कौन से बने, जिनॉन डाईफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। अगर हम सेकंड टर्म की बात करें स्टूडेंट्स तो हमें मिले जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स। कौन कौन से मिले, जिनॉन O3F2, जिनॉन OF2, जिनॉन OF4, जिनॉन O2F2। ठीक है, नाम क्या हो गए इनके स्टूडेंट्स, इनके नाम हो गए जिनॉन ट्राईऑक्साइड डाईफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। ठीक है, अगले में स्टूडेंट्स जो हम पढ़ेंगे वो आता है हमारा इसके अंदर कि जिनॉन के ऑक्साइड्स। तो हमने 2 ही पढ़े स्टूडेंट्स, जिनॉन के ऑक्साइड, एक जिनॉन ट्राईऑक्साइड एंड एक जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जिनॉन O3 बनाने का मेथड दो, तो स्टूडेंट्स हम इसमें जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड की जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन थी वो बता देंगे। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन का मतलब ये है कि हम ये वाली दोनों रिएक्शन बता देंगे इसकी, एक तो ये वाली रिएक्शन और एक ये वाली रिएक्शन। इन दोनों ही रिएक्शंस में देखो जिनॉन O3 बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर हम, और वो आता है हमारा कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ 2 तरह के हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हैं, एक कौन से वाला, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो
अगर हमसे एग्ज़ाम में ये नहीं मेंशन किया उन्होंने कि आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस बताना है या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बताना है, तो हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया कि ज़ीनॉन O3 ने जब एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनी। स्टूडेंट्स वो OH नेगेटिव परजिनेट हाइड्रोजन जिनेट वाली बात बतानी है। नोबल गैसेस की अब हम यूजेस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको इन ब्रीफ फटाफट बता देती हूँ। हीलियम के क्या क्या यूजेस हैं। स्टूडेंट्स बैलून में भरा जाता है जो मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस में काम आता है, यानी कि स्पेस में जो होते हैं, स्पेस में जो भी चीज़ें होती हैं उनको स्टडी करने के काम में आता है। क्यों हाइड्रोजन की जगह इसको क्यों यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेबल है ये, मतलब कि ये जलता नहीं है, हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं है। लिक्विड हीलियम जो है वो क्रायोजेनिक एजेंट यानी ठंडा रखने के काम में आती है कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में। चूँकि इसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन हीलियम का जो मिक्सचर है वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी काम आता है और डीप सी डाइवर्स जो होते हैं उनके लिए काम आता है। हमने चैप्टर 2 सॉल्यूशन में हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ लिया है। हीलियम जो होती है केमिकली इनएक्टिव होती है, नॉन रेडियो एक्टिव होती है, इसलिए इसको हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी काम में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में नियॉन है। स्टूडेंट्स नियॉन का जो मेन यूज़ होता है ना, वो फ्लोरिसेंट लैम्प्स में किया जाता है जो एडवर्टाइजिंग पर्पस के काम में आते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कई बार रात के टाइम बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं शोरूम पे और बड़ी ही शाइनिंग के साथ में वो उनके ऊपर नाम लिखे होते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ नियॉन गैस। नियॉन गैस स्टूडेंट्स ऑरेंज रेड ग्लो देती है और उसको बहुत दूर से देखा जा सकता है, इवन फॉग और मिस्ट में भी। इसीलिए इनका यूज़ जो है एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए किया जाता है ताकि लोगों को दूर से ही बोर्ड दिख जाए। और इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये फॉग को पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए सेफ्टी सिग्नल्स में एयर नेविगेटर्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। आर्गन जो होती है स्टूडेंट्स ये इनर्ट होती है और इसीलिए हाई टेम्परेचर पे मेटलर्जिकल प्रोसेस में काम आती है। और दूसरा नियॉन के साथ में इसको मिक्स करके डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं नियॉन साइंस के लिए, यानी कि एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए। जो रेडॉन होता है स्टूडेंट्स वो रेडियो एक्टिव रिसर्च में काम आता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। ठीक है। नोबल गैसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नियॉन का वार्निंग सिग्नल्स में क्यों यूज़ किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, फॉग और मिस्ट में भी इनको दूर से देखा जा सकता है। नोबल गैसेस अभी हमने देखा स्टूडेंट्स केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में ही कंपाउंड बना रही थी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही जो हैं बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा समझ के करना आप। व्हाट प्रॉम्प्ट बर्टलेट, मतलब कि बर्टलेट की माइंड में कैसे ये बात आई कि मैं नोबल गैस का कंपाउंड बनाऊं। क्या चीज़ उसने ऐसी देखी कि उसके दिमाग में आया कि मुझे नोबल गैस का कंपाउंड बनाना चाहिए। तो मैंने आपको पहली स्टोरी बताई स्टूडेंट्स की नील बर्टलेट ऑक्सीजन के साथ वर्क कर रहा था एंड ही वांट्स टू ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ PTF6। तो फिर उसने देखा कि भाई ऑक्सीजन की और जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी तो लगभग बराबर है, तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है तो जिनॉन भी कर सकता है, और उसने करके दिखाया। अगला स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिनॉन ही क्यों कंपाउंड बना रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कंपाउंड बना रहे। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो गैस आती है वो कौन सी थी, हीलियम, फिर कौन आई नियॉन, फिर कौन आई आर्गन, फिर कौन आई हमारी क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो रेडॉन तो रेडियो एक्टिव होगी, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो देखें इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, इसीलिए इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कौन है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है। ठीक है। अगला बिल्कुल इसका रिवर्स क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हीलियम क्यों नहीं कंपाउंड बनाता। तो भाई उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है क्योंकि साइज छोटा होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स की ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते। अब आप देखो जिनॉन O3 बन रहा है, तो यहाँ जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। वो तो तभी पॉसिबल है ना जब वो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सके। अभी हम देखेंगे आगे इसको।
अब यही देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि जिनॉन जो होता है वो कंपाउंड बनाता है, तो जिनॉन F3 जिनॉन F5 टाइप की नहीं बनाता, इवन नंबर वाले बनाता है। जिनॉन F2 बनाया उसने, जिनॉन F4 बनाया उसने, जिनॉन F6 बनाया, यानी ये सारे इवन नंबर वाले बनाए उसने, ऑड नंबर वाले नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ से हमें समझ में आएगी ये बात कि ग्राउंड स्टेट में ये स्थिति थी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो कितने अनपेयर्ड हो गए? 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो कितने अनपेयर्ड हो गए? 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो कितने अनपेयर्ड हो गए? यहाँ पर हमारे 8 हो गए। यानी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं डी में जिनॉन के, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8 इवन नंबर के मिलते हैं। तो भाई इतनी ही इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि ये हमें इवन नंबर के ही कंपाउंड्स बनाकर देंगे। यहाँ +2 हो गया, यहाँ +4 हो गया, यहाँ +6 हो गया, यहाँ +8 हो गया, ये कंपाउंड नहीं बनेंगे। हीलियम का डाइविंग एपरेटस में क्यों यूज़ किया जाता है ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है स्टूडेंट्स, 3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं इसको। रेडॉन जो होता है उसकी स्टडी करना क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है और बहुत ही T½ कम होता है, यानी 3.82 डेज़ में तो ये डिके हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत पूछा गया इस तरह का कि ये आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं और वो कह रहे हैं कि इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड बताओ जो नोबल गैस के हों, ठीक है, यानी कि जिनकी शेप सेम हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है स्टूडेंट जिनकी शेप सेम हो। तो जिनॉन डाइफ्लोराइड जो होता है स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आपको कि लीनियर होता है, ये भी लीनियर होता है, ठीक है, ये पिरामिडल होता है, ये भी पिरामिडल होता है, ये वाला स्क्वायर प्लेनर होता है, ये भी स्क्वायर प्लेनर होता है। अब हमें या तो इसको याद करना पड़ेगा और नहीं तो स्टूडेंट्स इन दोनों को तो हम याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको यहाँ भेज दिया तो Br के वैलेंस शेल में 7 थे, कितने हो जाएंगे? 8। तो नोबल गैस जिनॉन लिख दी हमने, Br की जगह क्या लिख दिया? जिनॉन, और नेगेटिव साइन हमने हटा दिया। इन द सेम वे ये वाला नेगेटिव साइन हमने यहाँ भेज दिया तो I की जगह 7 की जगह 8 हो गया, यानी जिनॉन हो गया। यानी इनके नेगेटिव चार्जेस रिमूव करके यहाँ हमने जिनॉन अप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको नोबल गैसेस यानी 18 ग्रुप एलिमेंट्स को के बारे में बताया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने उनकी डिस्कस करा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा कि उनके क्या क्या दूसरे नाम हैं, जैसे कि उनको मैरोजेंस क्यों कहते हैं, नोबल गैस क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ करी, उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी और फिर नोबल गैसेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमने कुछ क्वेश्चंस करे। स्टूडेंट्स ये सबसे छोटा ग्रुप है जिसको हमें स्टडी करना है। बाकी के ग्रुप्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लेंदी हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।